महायुद्ध के बीच बड़ी खबर यूक्रेन के ओदेसा से आई है। ओदेसा को रूस के हमले से बचाने के लिए यूक्रेन ने बड़ी तैयारी कर ली है। ये स्ट्रैटेजी क्या है ये हम आपको बताते हैं। यूक्रेन ने ओदेसा में काला सागर के तट पर जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछा दी है ताकि अगर रूस की सेना ओदेसा के तट पर पहुंचती है तो बारूदी सुरंगें उन्हें आगे ना बढ़ने दे। ये इस वक्त स्ट्रैटेजी, आपको याद होगा काला सागर तट के इलाके में जो यूक्रेन के हिस्से हैं उस पर अपनी बढ़त बनाने के लिए, काबू करने के लिए और लैंडलॉक करने के लिए जो तैयारी की थी रूस ने, उसके काट के तौर पे अगला स्टेप जो है वो यूक्रेन का है जहां बारूदी सुरंगें, ये मैं इस वक्त आप तक पहुंचा रही हूँ जो तस्वीर वो है काला सागर की तस्वीर, ब्लैक सी। और इस ब्लैक सी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसके जहां जहां जो यूक्रेनी सीमा है, जो इलाका है, वहां पे बारूदी सुरंगें बिछा दी गई है कि अगर ओदेसा जैसे इलाकों पर या उसके अलावा किसी इलाके पे अगर बढ़त बनाने की कोशिश होती है, काबू करने की कोशिश, तो ये बारूदी सुरंग इन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। और काला सागर में यूक्रेन की इस बड़ी तैयारी के बीच से न्यूज़ 18 इंडिया आपके लिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है। ओदेसा में मौजूद न्यूज़ 18 रिपोर्टर जावेद मंसूरी ने यूक्रेन की इस बड़ी तैयारी के बीच से ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए भेजी। आखिर क्यों यूक्रेन ओदेसा को किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर रूस से बचाना चाहता है? आखिर ओदेसा से लगने वाला काला सागर का तट ज़ेलेंस्की के लिए इतना अहम क्यों है? उसकी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त आप देखिए। यूक्रेन ने सी माइंस बिछाई हैं। चप्पे चप्पे में लैंड माइंस, हर कदम पर खतरा। काला सागर के किनारे जान का जोखिम। ट्रैक है, इस तरह से जो ट्रैक है हम उसी पर चलें, ये हमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। बड़े खतरे की चेतावनी। डेंजर, Да, выходите, потому что देखिए ये जल्दी से निकल जाने की हिदायत। ये हमारे यहाँ पर ड्राइवर हैं जो कि हमसे कह रहे हैं कि यहाँ से चलिए, यहाँ खतरा हो सकता है। यहाँ कदम कदम पर मौत का खतरा है क्योंकि सागर के इस तट पर कहाँ लैंड माइंस बिछी हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं था। समंदर के इस तट पर बढ़ा एक गलत कदम कभी भी किसी अनहोनी को बुलावा दे सकता था। क्योंकि महायुद्ध के बीच न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी यूक्रेन के ओदेसा से लगने वाले काला सागर के तट पर। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग चल रही है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस जगह पर पहुंच चुकी है जो यूक्रेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओडेसा की, जो कि अब अकेला ऐसा बंदरगाह बचा है जो यूक्रेन के पास है। और अगर ओडेसा पर कब्जा होता है तो समंदर से यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि मारियोपोल पहले ही वो खो चुका है। काला सागर की तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं और इसका क्या महत्व है यूक्रेन के लिए वो भी बताएंगे। देखिए, सामरिक लिहाज से देखें तो ये मारियोपोल के बाद दूसरा बड़ा बंदरगाह है। मारियोपोल यूक्रेन पहले ही खो चुका है, उस पर रूस का कब्जा हो चुका है। ऐसे में पूरी ताकत यूक्रेन ने ओडेसा और यहाँ के बंदरगाहों को बचाने के लिए झोंक दी है। समुद्री तट अगर ये रूस कब्जा कर लेता है तो पूरी तरह से जो समुद्री तट है पूरा रूस के कब्जे में आ जाएगा। और रूस की कोशिश यही है कि वो किसी तरह से ओडेसा पर कब्जा करे। यहाँ भी लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के ओदेसा से लगने वाला काला सागर का ये तट यूक्रेन के लिए क्यों अहम है? आखिर काला सागर के किनारे बसा ओदेसा शहर को बचाने के लिए इस वक्त ज़ेलेंस्की ने अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक रखी है? इसकी वजह भी समझनी जरूरी है। काला सागर से लगने वाला ओदेसा यूक्रेन का बेहद अहम बंदरगाह है। मारियोपोल पर पहले से ही रूस कब्जा कर चुका है। खेरसोन और मिलिकोव में भी रूस यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रहा है। ऐसे में अब ओदेसा पर रूस का कब्जा हो जाता है तो यूक्रेन हमेशा हमेशा के लिए काला सागर से कट जाएगा। और इसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए रूस ओदेसा पर लगातार हमले कर रहा है। ओदेसा में यूक्रेन के बंदरगाह को भी वो हमले के जरिए नुकसान पहुंचा चुका है।
करीब 70 किलोमीटर दूर क्रीमिया है, जहां पर रूस की बड़ी नौसेना मौजूद है, साथ ही बड़े बड़े युद्धपोत हैं। इसके अलावा यहां से 20 समुद्री मील दूरी पर ऐसे कई पनडुब्बियां रूस की हैं और युद्धपोत है जो यूक्रेन पर निशाना लगाए हुए हैं। कभी भी वो हमला कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन ने भी इस पूरे इलाके को महफूज रखने के लिए अपनी पूरी तैयारियां यहां पर की हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने सी माइंस बिछाई हैं, साथ ही जो समुद्र के किनारे जो ये तटीय इलाका आप देख रहे हैं, इन इलाकों में भी लैंड माइंस बताया जा रहा है कि बिछी हुई हैं, क्योंकि अगर रूसी सैनिक अंदर यहां ब्लैक सी के जरिए दाखिल होते हैं तो वो उनको रोका जा सके। तो पूरी तैयारी न सिर्फ यूक्रेन की है, बल्कि रूस भी ओडेसा के जरिए इस शहर पर कब्जा करना चाहता है। दरअसल कई ठिकानों पर ओडेसा में हमला किया गया ताकि लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हो जाएं। आपको बता दें कि यहां फ्यूल की बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत दिक्कत है, यहां महंगाई हो गई है और इसी वजह से रूस चाहता है कि ये लोग यहां से पलायन कर जाएं ताकि रूस यहां मौका देखकर हमला करे। यूक्रेन के हाथ से अगर ओडेसा निकल गया तो यूरोप से उसका समुद्री संपर्क करीब करीब खत्म हो जाएगा और ये ज़ेलेंस्की कभी नहीं चाहेंगे। सिर्फ यही एक बंदरगाह और समुद्री तट यूक्रेन के पास बचा है जो उसे किसी भी तरीके से अगर कोई मदद समुद्र के जरिए आती है तो उसे मिल सकती है। न सिर्फ सैन्य मदद बल्कि उसके कारोबार के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ओडेसा खो देता है यूक्रेन तो आप समझिए कि पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री यूक्रेन बन जाएगा और फिर रूस को बहुत आसानी होगी ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए। और यही एक बड़ा किला है जिसे ज़ेलेंस्की हर तरीके से बचाना चाहते हैं। ओडेसा में काला सागर के तट पर यूक्रेन और रूस की इस युद्ध रणनीति को समझना आसान नहीं था, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान काला सागर के तट पर पड़ने वाला हर कदम जोखिम भरा था। काले सागर के किनारे हम यहां से रिपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें बताया गया है कि सी माइंस हो सकती हैं और ये जो तटीय इलाका है, जो समुद्र का किनारा है, यहाँ पर जो आप ये झाड़ियां देख रहे हैं, यहाँ पर भी माइंस हो सकती हैं। ये हमको स्पष्ट बताया गया है, लिहाजा जो ट्रैक है, इस तरह से जो ट्रैक है हम उसी पर चलें, ये हमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ओडेसा भी रूस के निशाने पर है और यहाँ भी लगातार रूसी सेना हमला कर रही है और कब्जा करने की कोशिश कर रही है। हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ किनारे से अगर हम जाते हैं किनारे की तरफ तो क्या स्थिति है। यहाँ आप देखिए पूरा जो ट्रैक बना हुआ है, आमतौर पर यहाँ लोग आपको नजर नहीं आएंगे, यहाँ आमतौर पर लोग होते हैं लेकिन फिलहाल नजर नहीं आएंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं। रूस की सेना ओडेसा के तट से महज 20 नॉटिकल माइल की दूरी पर समंदर में मौजूद है। यूक्रेन को डर है कि अगर रूस ने और ज्यादा आक्रामकता दिखाई तो ओडेसा भी उसके हाथ से निकल सकता है। लिहाजा यूक्रेन के सेना ने ओडेसा में काला सागर तट पर एक बड़े हिस्से में लैंड माइंस बिछा रखी है, ताकि अगर रूस की सेना यहां तक पहुंच भी जाए तो वो इस तट से आगे न बढ़ पाए। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान न्यूज़ 18 रिपोर्टर जावेद मंसूरी एक ऐसे ही इलाके में अनजाने में जाते जाते बचे। ओडेसा पर रूस के हमले जारी हैं। रूस ने यहां पर बने बिल्डिंग और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया, बल्कि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान भी अब उसके निशाने पर है, रूस के टारगेट पे हैं। रूस ने ओडेसा के कैसे सुपरमार्केट को अपना टारगेट बनाया है, जिसमें कई मल्टीनेशनल कंपनीज के आउटलेट्स बने हुए थे। काले सागर के किनारे बचे ओडेसा में रूस ने बर्बादी की क्या कहानियां लिखी है, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक सुपरमार्केट के पास हम मौजूद हैं और अगर इस सुपरमार्केट की आप इमारत को देखेंगे किस तरह से इसको ध्वस्त किया गया है। मई महीने में यहाँ पर हमला किया गया है। आपको बताएं कि इसमें बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के आउटलेट्स यहाँ हुआ करते थे और अब जरा तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ स्थिति क्या हो गई है। जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से नेस्ते नाबूद हो गए। आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस से अपना पूरा कारोबार समेट लिया है।
लेकिन रूस ने भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज यूक्रेन में काम कर रही हैं वो इनको निशाना बना रही है। देखिए, इन कंपनीज को, इन आउटलेट्स को निशाना बनाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो रूस भी अमेरिका को चोट पहुंचाना चाहता है, चाहे वो यूक्रेन में मौजूद उसके आउटलेट्स हों। और दूसरा बड़ी वजह इसकी ये सामने आ रही है कि यूक्रेन को आर्थिक तौर पर तोड़ना चाहता है, क्योंकि इस इलाके में जब से रूस ने इधर निशाने लगाए हैं, हमले किए हैं, इस शहर की इकोनॉमी पर बड़ा फर्क पड़ा है। रूस की कोशिश यही है कि यहाँ से लोग पलायन कर जाएं, यहाँ से लोग निकल जाएं, ताकि रूस को इस इलाके को कब्जा करने में, यहाँ हमला करने में आसानी रहे, क्योंकि रूस यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुका है। ऐसे कई बड़े शहर हैं रूस जिन्हें अभी भी कब्जाना चाहता है। बंदरगाह वाला एक शहर है मारियोपोल, उसको कब्जा कर चुका है रूस। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है ओडेसा, जो कि काला सागर के किनारे बसा है, रूस की नजर ओडेसा पर है, क्योंकि ओडेसा पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन को झुकाना बहुत आसान होगा, क्योंकि यूक्रेन का समुद्र से कनेक्शन पूरी तरह से कट जाएगा। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। नेशनल हेराल्ड मामले में आज तीसरे दिन भी होगी राहुल गांधी से पूछताछ। 2 दिनों में अब तक 19 घंटे ईडी दफ्तर में अधिकारियों ने सवाल जवाब किए। राहुल पहले कांग्रेस ऑफिस और फिर जाएंगे ईडी दफ्तर। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर ममता बनर्जी ने आज सोनिया गांधी समेत 22 विपक्षी दलों के नेताओं की बुलाई बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, आम आदमी पार्टी और टीआरएस बैठक में नहीं होंगे शामिल। मोहाली के सीआईए दफ्तर में पंजाब पुलिस के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ। मुसेवाला हत्याकांड में सुबह सुबह मनसा कोर्ट में लॉरेंस की हुई पेशी। कोर्ट ने 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। रमजान कादिरव ने यह साफ नहीं किया कि उन्होंने मूसा अखमतोव को यूक्रेन के किस हिस्से की जंग में उतारा है, लेकिन जिस तरह की बड़ी जीत की बात वो कर रहे हैं उससे यही माना जा रहा है कि मूसा को पूर्वी यूक्रेन की जंग फतह करने के लिए मैदान में उतारा गया है। क्योंकि चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रही पुतिन की सेना की पूरी ताकत इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास को जीतने में लगी है। रूसी सेना और कादिरव के लड़ाके मिलकर वहां लुहांस्क और डोनेस्क के अलग अलग हिस्सों में भीषण हमले बोल रहे हैं। लेकिन सबसे खूनी जंग छिड़ी है लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में, जहां पुतिन और जेलेंस्की की सेनाएं 2 हफ्तों से ज्यादा समय से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही हैं। वहां जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के दुगने वार के आगे यूक्रेन के सैनिक पस्त हो गए। रूस ने दावा किया कि उसने सेवेरोडोनेस्क के 80% हिस्से पर कब्जा जमा लिया। ऐसा लगा कि बस पूरे सेवेरोडोनेस्क पर रूस का कब्जा होने ही वाला है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और सेवेरोडोनेस्क के बचे हुए हिस्से में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। सेवेरोडोनेस्क में जेलेंस्की के सैनिकों के जवाबी हमलों ने साफ कर दिया कि मारियोपोल की तरह ही वो वहां भी आसानी से घुटने टेकने वाले नहीं, क्योंकि रूसी सेना चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ मिलकर किए जा रहे हमलों का भी यूक्रेन के सैनिक जमकर जवाब दे रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क में भी जंग लंबी खिंचती जा रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से रमजान कादिरव मारियोपोल जैसी ही रणनीति अपनाने पर मजबूर हो गए। और कादिरव की रणनीति यह है कि किसी भी तरह से दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दो। इसके लिए रमजान कादिरव अपने लड़ाकों का वीडियो जारी करते हैं और उसमें उनकी जमकर तारीफ करते हैं, उन्हें खूंखार, बेरहम और खतरनाक बताते हैं। और ऐसा करके कादिरव न सिर्फ दुश्मनों के बीच डर पैदा करते हैं, बल्कि अपने लड़ाकों का हौसला भी बढ़ाते हैं। मारियोपोल की जंग के वक्त भी कादिरव ने अपने कमांडरों के ऐसे ही वीडियो जारी किए थे, जिनमें वो ताबड़तोड़ हमले बोलते दिखाई दिए थे। कादिरव ने उस वक्त भी दावा किया था कि जल्द ही उनके लड़ाके उन्हें बड़ा तोहफा देंगे, जिसके कुछ दिन बाद ही मारियोपोल पर रूस का पूरी तरह कब्जा हो गया था। और अब सेवेरोडोनेस्क की जंग के दौरान भी रमजान कादिरव ने एक वीडियो जारी कर दिया। अपने लड़ाकों पर भरोसा जताते हुए उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के युद्ध में भी जल्द एक तोहफा मिलने की बात कही, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सेवेरोडोनेस्क की जंग और भी भीषण होगी। वहां कब्जे के लिए चेचन लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से लड़ रहे हैं। शहर के बाकी बचे हिस्से में मोर्चा संभाले यूक्रेन के सैनिक भी उनके हमलों का जोरदार जवाब दे रहे हैं।
लेकिन अब कादिरव के नए कमांडर मूसा अख्मतोव के जंग में उतरने के बाद माना जा रहा है कि चेचन लड़ाके अब और ताकत से हमले बोलेंगे। अपने आका रमजान कादिरव को जल्द से जल्द तोहफा देने के लिए वो सेवेरोडोनेत्स्क में यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं रमजान कादिरव ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उनके लड़ाके एक घायल सैनिक के आसपास बैठे दिखाई दिए। कादिरव ने दावा किया कि घायल सैनिक यूक्रेन का है और वो जंग के दौरान उनके लड़ाकों की गिरफ्त में आ गया। जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने जेलेंस्की के घायल सैनिकों से बातचीत का एक वीडियो बना लिया। रमजान कादिरव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों में उनके लड़ाकों का इतना खौफ है कि वो चेचन लड़ाकों से जंग ही नहीं लड़ना चाहते। चेचन लड़ाकों की गिरफ्त में आए जिस सैनिक को यूक्रेन का बताया गया वो भी बुरी तरह घायल दिखाई दिया। इसके साथ ही उसके चेहरे पर कादिरव के लड़ाकों के बीच होने का खौफ भी नजर आया। वीडियो में वो घायल सैनिक चेचन लड़ाकों के हर सवाल का जवाब कांपती आवाज में देता नजर आया। और इसी वीडियो को जारी करके रमजान कादिरव ने जेलेंस्की को धमकी दे दी कि वो पश्चिमी देशों से मदद लेना बंद कर दें। कादिरव ने दावा किया कि रूस के साथ जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देश भी नहीं बचा पाएंगे। और कादिरव ने ऐसा दावा इसलिए किया क्योंकि वो आने वाले दिनों में यूक्रेन पर और भी खतरनाक हमले की तैयारी कर रहे हैं। रमजान कादिरव ने चेतावनी दी कि उनके लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को सबक सिखाएंगे। वो ऐसा हमला बोलेंगे कि जेलेंस्की के जवानों को भागने तक की जगह नहीं मिलेगी। कादिरव ने चेचन लड़ाकों के कब्जे में आए सैनिक का वीडियो जारी करके ये भी साफ कर दिया कि अगर यूक्रेन ने रूस के सामने जल्द घुटने नहीं टेके तो आने वाले दिनों में यूक्रेन की सेना के हर सैनिक का हाल ऐसा ही होगा। इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार शार्प शूटर संतोष जाधव को अपनी हत्या का डर सताने लगा है। एक रोज पहले ही महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने उसे गुजरात के भुज से उसके एक साथी के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुणे पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सच्चाई सामने आ सके। 29 मई को पंजाब के मानसा में मूसेवाला की दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 गाड़ियों में आए बदमाशों ने मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया था। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में 8 शार्प शूटर शामिल थे, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र की पुलिस भी इस हत्याकांड को सुलझाने में जुटी है। पुलिस का दावा है कि मूसेवाला को मारने के लिए अलग अलग राज्यों से शूटरों को बुलाया गया था और उनमें संतोष जाधव भी शामिल था, जो पुणे का रहने वाला है और महाराष्ट्र के कुख्यात अरुण गवली गैंग का गुर्गा भी है। आरोप है कि उसने 1 साल पहले पुणे में एक आदमी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था और पुलिस काफी अरसे से उसकी तलाश में जुटी थी। इसी बीच महाराष्ट्र पुलिस को मूसेवाला हत्याकांड में शार्प शूटर सौरभ महाकाल और संतोष जाधव के शामिल होने की बात पता चली। फिर क्या था, पुलिस ने महाकाल को फौरन गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर संतोष जाधव को भी गुजरात के भुज से धर दबोचा। पुणे पुलिस का दावा है कि संतोष जाधव भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहम सदस्य है और वो शार्प शूटर भी है और पूछताछ के दौरान उसने अपनी भूमिका इस जघन्य हत्याकांड में कबूल कर लिया है। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में होने के बाद भी संतोष को अपनी हत्या का डर सता रहा है। उसे ये डर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर उसे मार डालेंगे ताकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का सच सामने ना आ सके। और इसी वजह से मूसेवाला की हत्या के बाद से ही संतोष जाधव भागता फिर रहा था। उसे इस बात का डर सता रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग ही उसकी हत्या कर देंगे। इसके अलावा 4 राज्यों की पुलिस भी उसके पीछे पड़ी थी, जिनसे बचने के लिए वो अलग अलग राज्यों में छिपता फिर रहा था। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि मूसेवाला की हत्या के बाद वो कुछ दिन दिल्ली के आसपास के इलाकों में छिपा रहा, लेकिन जब खतरा बढ़ा तो संतोष छिपने के लिए गुजरात चला गया। इसके पीछे उसकी दलील यह है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे उसे आसानी से ढूंढ लेते, क्योंकि इन तीनों राज्यों में इस गैंग की अच्छी खासी पकड़ है। इसी वजह से वो अपने साथी नवनाथ सूर्यवंशी की मदद से छुपने के लिए गुजरात के भुज पहुंच गया, जहां वो मांडवी इलाके में एक खंडहर नुमा मकान में कई दिनों तक छिपा रहा। पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को चकमा देने के लिए उसने अपना हुलिया भी बदल लिया था। दावा है कि इस दौरान उसके साथी नवनाथ सूर्यवंशी ने उसे एक सिम कार्ड के साथ एक मोबाइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ओडेसा पर रूस के हमले जारी हैं। रूस ने यहां पर बने बिल्डिंग और सरकारी दफ्तरों को टारगेट किया है, बल्कि कई बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, यानी सिर्फ यही नहीं बल्कि व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी रूस ने निशाना बनाया। रूस ने ओडेशा के एक ऐसे सुपरमार्केट को अपना टारगेट किया है जिसमें कई मल्टीनेशनल कंपनीज के आउटलेट्स बने हुए थे। और ये देखिए इन सारी कंपनीज के हालात क्या कर दिए गए। इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वो सौरभ महाकाल के जरिए लॉरेंस